आर्यन त्रिपाठी, फॉरेंसिक आर्टिस्ट। आर्यन पुलिस के लिए पुराने केसों में चेहरे के स्केच बनाया करता था। उसे मृत लोगों की पहचान बनाने का, कह सकते हैं, वर्षों का अनुभव था। लेकिन इस बार जिस चेहरे का स्केच बना रहा था, वो लड़की सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कभी मरी नहीं। सच दर्शकों, ये चीज़ पे यकीन नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा था कि सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा है। उत्तर प्रदेश के एक पुराने जमींदार परिवार की हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी। कहा जाता था कि हर अमावस्या पर वहाँ लाल जोड़े में एक दुल्हन दिखाई देती है। लेकिन सबसे अजीब बात, गांव के बुजुर्ग कहते थे वो भूत नहीं है, क्योंकि उसकी मौत कभी हुई नहीं। जिस लड़की की बात होती है, उसका नाम आज भी सरकारी दस्तावेजों में जिंदा दर्ज है। उसका आधार कार्ड सक्रिय है। बैंक खाते से हर महीने पैसे निकाले जाते हैं। हर चुनाव में उसका नाम पर वोट भी डाली जाती है। लेकिन उसे किसी ने पिछले 50 वर्षों से दिन के उजाले में नहीं देखा, सिर्फ अंधेरे में। पूरी कहानी में धीरे धीरे पता चलेगा कि जिसे भूत सब लोग समझ रहे थे, वो वास्तव में क्या है। और आखिर अगर वो कभी मरी ही नहीं, तो पिछले 50 साल में उसकी उम्र क्यों नहीं बढ़ रही है। कुछ कहानियाँ भूतों की होती हैं, कुछ शापों की, और कुछ ऐसी जिनका कोई अंत ही नहीं होता। हमने बचपन से सुना है कि मरने के बाद आत्माएं भटकती हैं, लेकिन अगर कोई इंसान कभी मरे ही ना तो क्या होगा? क्या होगा अगर किसी गांव की हर पीढ़ी एक ही दुल्हन को लाल जोड़े में देखती रहे, लेकिन उसकी उम्र कभी बढ़े नहीं? क्या होगा अगर सरकारी रिकॉर्ड कहें कि वो आज भी जिंदा है, लेकिन गांव का कोई इंसान उसे दिन के उजाले में कभी देख ही ना पाया हो? और सबसे डरावनी बात, अगर वहाँ किसी रात आपके दरवाजे पर आकर सिर्फ एक बात कहे, मेरी विदाई करा दो। आज की कहानी किसी भूत की नहीं, किसी चुड़ैल की नहीं, किसी डायन की भी नहीं। ये कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जिसकी मौत आज तक नहीं हुई। अगर आपको लंबी, सिनेमैटिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियाँ पसंद है मेरे दर्शकों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इस कहानी का आखिरी सच शायद आपकी रातों की नींद छीन ले। बरसात की एक ठंडी शाम, उत्तर प्रदेश के चंदपुरा नाम के छोटे से कस्बे में बादल इतनी नीचे उतर गए कि लगता था जैसे आसमान धरती को छूने चाहता हो। हवा में मिट्टी की खुशबू नहीं, बल्कि किसी पुराने बंद पड़े घर की सीलन घुली हुई थी। उसी शाम एक सफ़ेद जीप धीरे धीरे गांव के बाहरी हिस्से में आकर रुकती है। उससे उतरा लगभग 32 वर्ष का आर्यन त्रिपाठी। पेशे से था फॉरेंसिक स्केच आर्टिस्ट। पिछले 9 वर्षों से वो पुलिस विभाग के लिए उन लोगों का चेहरा बनाता था जिनकी पहचान मिट चुकी होती थी। कंकाल, अधजले शव या फिर दशकों पुराने केश। उसकी बनाई तस्वीरों ने कई अनसुलझे मामलों की सुलझाई करी है। इस बार उसे जिला प्रशासन ने बुलाया था। पुरानी जमींदार हवेली की मरम्मत शुरू होने वाली थी, लेकिन खुदाई के दौरान तहखाने से कुछ मानव अस्थियां मिली थीं। आर्यन का काम था कि खोपड़ी और हड्डियों के आधार पर मृतकों के संभावित चेहरे तैयार करना। ये उसके लिए सिर्फ एक और केस था। उसे नहीं पता था कि इस केस में जिस चेहरे का स्केच वो बनाएगा, वो चेहरा उसी रात उसके सामने सांस लेता हुआ खड़ा पाएगा। गांव में प्रवेश करते ही उसे अजीब बातें महसूस होने लगीं। बाजार खुला था, लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही किसी ने उसकी जीप पर लगा सरकारी चिन्ह देखा, पूरा माहौल बदल गया। लोग चुप हो गए
कुछ दुकानदारों ने बिना वजह अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दिया। एक बूढ़ी औरत ने अपनी पोती को तुरंत घर के अंदर खींच लिया। आर्यन सोचता था कि शायद पुलिस वालों से डरते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन ये डर पुलिस वालों का नहीं था, ये डर किसी और ही चीज़ का था। हवेली तक जाने वाला रास्ता गांव से अलग होकर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरता था। वही सड़क किनारे बैठा एक 80 वर्ष का वृद्ध उसे हाथ देकर रोकने लगा। बेटा, कहाँ जा रहे हो? पुरानी हवेली काका। वृद्ध का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आज? हाँ, आज अमावस्या की रात है। आर्यन मुस्कुराता है। मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता बाबा। बूढ़ा उसकी आंखों में देखता रहा और फिर धीमे से बोलता है, अंधविश्वास और अनुभव में बहुत फर्क होता है। अगर रात में कोई लाल जोड़े वाली दिखाई दे ना कोई लड़की, तो पीछे मत जाना उसके। अगर कोई पीछे से तुम्हारा नाम ले तो मुड़कर जवाब तो क्या, दूर तक देखना भी मत। आर्यन ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया और जीप आगे बढ़ा दी। उसे क्या पता था, वही बात कुछ घंटों बाद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाली थी। करीब 20 मिनट बाद वो हवेली के मुख्य फाटक तक पहुंचता है। लोहे का विशाल दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। ऊपर पत्थर पर उकेरे नाम लगभग मिट चुके थे। चारों ओर जंगली बेलें दीवारों को निकल चुकी थीं। खिड़कियां अंधेरी थी, जैसे भीतर कोई वर्षों से इंतज़ार कर रहा हो। बारिश तेज़ होने लगी, बिजली चमकती है और उसी चमक में आर्यन को दूसरी मंजिल की टूटी बालकनी पर एक लाल साड़ी पहने किसी स्त्री की आकृति दिखाई देती है। वो ये देखकर कुछ सेकंड के लिए तो स्थिर हो गया। चेहरा घूंघट से ढका हुआ था उसका। बिजली गई, अंधेरा छा गया और दोबारा रोशनी आई होने पर बालकनी खाली थी। उसे लगा कि शायद अभी कुछ समय पहले बाबा ने वो बोला था, तो शायद कपड़ा होगा या फिर उसी मनगढ़ंत कहानी होगी। उसने इस बात को आया गया कर दिया। अंदर उसका स्वागत तहसील कार्यालय के कर्मचारी धर्मपाल सिंह ने किया। धर्मपाल लगभग 55 वर्ष का रहा होगा। चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। सर, जल्दी काम खत्म करते हैं। इतनी जल्दी क्या है? यहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं रखता। क्यों? धर्मपाल ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ चाबी निकाली और हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही भीतर से एक ऐसी ठंडी हवा का जोरदार बढ़ाव आया कि मानो उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। मानो कई वर्षों से बंद किसी कमरे ने पहली बार सांस ली हो। अंदर हर चीज़ धूल से ढकी हुई थी। जब वो अंदर पहुँचे, दीवारों पर पुराने राशि चित्र, टूटा हुआ झूमर जाले लगे हुए थे और पूरे महल में एक अजीब गंध जिसे आर्यन पहचान नहीं पाया। ये ना सड़ास थी ना इत्र, ऐसा कुछ जो समय से भी पुराना लगे। वो ये सोच रहा था। तहखाने में खुदाई करने वाली जगह दिखाई गई। वहाँ लड़की के कई बक्से मिले थे। हर बक्से पर नंबर लिखा था। पहले बक्से में एक महिला की लगभग पूरी खोपड़ी थी। आर्यन ने दस्ताने पहन लिए। दस्ताने इसलिए कि ताकि कोई एविडेंस या प्रूफ वो कोई इफ़ेक्ट ना कर दे। उसने ध्यान से उठाया और उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके कान में बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया हो, मेरी विदाई करा दो। वो पीछे तुरंत मुड़ता है, लेकिन कोई नहीं था। धर्मपाल लगभग 10 कदम दूर खड़ा था। आपने कुछ सुना? आपने मुझसे कुछ कहा था क्या? नहीं साहब। आर्यन ने गहरी सांस ली। शायद भ्रम है। उसने फिर खोपड़ी उठाई। इस बार अब सामान्य था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये आवाज़ सिर्फ शुरुआत थी। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली चल रही थी। पूरा महल अंधेरे में डूब गया। धर्मपाल घबराकर बोलता है, सर, अब हमें निकलना चाहिए। इतनी बारिश में तुम देख रहे हो, कैसे जा सकते हैं? बारिश से डर नहीं लगता साहब?
उससे डर लगता है। किससे? धर्मपाल ने कांपते हाथ से हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल की ओर इशारा किया। आर्यन ने ऊपर देखा और उसकी सांस वहीं अटक गई, क्योंकि सीढ़ियों के अंतिम मोड़ पर एक लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े एक दुल्हन बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो बिना पल के झपकाए सीधे आर्यन को देख रही हो। और फिर धीरे धीरे उसने अपना दायां हाथ ऊपर किया और इशारे से उसे ऊपर आने को कहा। कुछ जगहें इंसानों को नहीं बुलाती, बल्कि उनकी किस्मत को अपने पास खींच लेती है। सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर लाल जोड़े में खड़ी वो दुल्हन बिल्कुल स्थिर थी। ना हवा उसका घूंघट को हिला पा रही थी, ना उसके कपड़े में कोई हरकत थी, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे महल की हवा को बाहरी बना रही थी। आर्यन की आंखें उसी पर टिक गईं। उसे लगा जैसे उसके पैरों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया हो। उसी क्षण धर्मपाल लगभग चिल्ला पड़ा, मत जाइए साहब, ऊपर मत जाइए। आवाज़ सुनते ही आर्यन ने पल भर के लिए पीछे देखा, और जब उसने फिर ऊपर नजर उठाई, सीढ़ियाँ गायब थी, दुल्हन गायब हो चुकी थी। देखा आपने? आर्यन ने घबरा कर पूछा। धर्मपाल ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, झूठ मत बोलिए। धर्मपाल की आंखों में डर था। साहब, इस हवेली में जो उसे देख लेता है उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। वो कौन है? धर्मपाल ने जवाब देने से पहले पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, मानो कोई उसकी बात सुन ना रहा हो। फिर धीमे से बोलता है, गांव वाले उसे अधूरी दुल्हन कह के पुकारते हैं, लेकिन उसके बारे में जोर से बात नहीं करते। बारिश तेज हो चुकी थी। हवेली से बाहर निकलना लगभग असंभव सा था। धर्मपाल ने मजबूरी में कहा, आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी साहब। उसकी आवाज़ में ऐसी निराशा थी जैसे उसने मौत का फैसला सुना लिया हो। आर्यन ने अपना उपकरण निकाला, जनरेटर चलाया और तहखाने में मिली पहली खोपड़ी के आधार पर उसका चेहरा बनाना शुरू कर दिया। वो वर्षों से यही काम कर रहा था, तो उसे अब आदत पड़ चुकी थी। हर रेखा, हर हड्डी का कोण उसके लिए एक गणित था। लेकिन आज उसके हाथ बार बार कांप रहे थे। करीब 1 घंटे बाद कागज पर एक ऐसा चेहरा उभर आया, गोल चेहरा, बड़ी आंखें, माथे पर सिंदूर की हल्की रेखा और बहुत शांत मुस्कान। आर्य ने जैसे ही अंतिम रेखा खींची, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। जनरेटर अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में उसे कांच की चूड़ियों की टकराने की आवाज आई। छिन छिन, छिन छिन, छिन छिन। आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। धर्मपाल ने कांपते हुए फुसफुसाया, दिया मत बुझाना साहब। लेकिन उसी पल टेबल पर रखा लालटेन अपने आप बुझ गया। अब केवल बिजली की चमक थी। चमक ही कमरे को कुछ क्षणों के लिए रोशन कर रही थी। एक चमक, फिर अंधेरा, फिर दूसरी चमक, और उसी क्षण आर्य ने देखा वो दुल्हन उसके बाएं स्केच के ठीक पीछे खड़ी थी। घूंघट अभी भी नीचे था। उसके हाथ में सूखे हुए गुलाब की माला थी। उसकी उंगलियों पर मेहंदी अब भी ताज़ा दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। आर्यन की सांस रुक गई। वो बोलना चाहता था, पर अब आवाज़ गले से अटक गई थी, गले में अटक गई, बाहर ही नहीं निकल रही थी। इतने में दुल्हन ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और बहुत धीमी आवाज़ में बोलती है, ये मेरा चेहरा नहीं है। अगली बिजली चमकी और वो इतना कहकर गायब हो गई। जनरेटर फिर अपने आप चल पड़ा। कमरा सामान्य हो गया, लेकिन आर्यन के सामने रखा स्केच बदल चुका था। जिस मुस्कुराते चेहरे को उसने बनाया था ना, उसकी आंखों से अब काली स्याही की तरह आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से कागज उठाया। स्याही बिल्कुल ताजा दिखाई दे रही थी, मानो किसी ने अभी अभी उसे बदला हो। ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? धर्मपाल ने जवाब नहीं दिया। वो लगातार दरवाजे की ओर देख रहा था।
जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा। और कुछ सेकंड बाद पूरे महल में एक साथ दर्जनों पायलें बजने लगी। छिन छिन, छिन छिन, छिन छिन। आवाज ऊपर से, नीचे से, गलियारे से, हर दिशा से आ रही थी, लेकिन हवेली में उनके अलावा कोई नहीं था। धर्मपाल ने अचानक आर्यन का हाथ पकड़ा और चलो चलो साहब, चलते हैं यहाँ से। लेकिन कहाँ? पुराने पूजा कक्ष में। चलो साहब। क्यों? वही एक ऐसी जगह है, वो एक ऐसी चीज है जो शायद आपको सच बताए। दोनों टूटे हुए गलियारे से गुजरते हुए हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचते हैं। कमरे का दरवाजा आधा जला हुआ था। अंदर धूल से ढका एक विशाल लकड़ी का संदूक रखा था। धर्मपाल ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसके भीतर एक लाल रंग की पुरानी शादी की पोशाक, कुछ चांदी के गहने थे और एक मोटी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यदि ये डायरी किसी भारी इंसान के हाथ लगे तो मेरी आखिरी विनती है, मेरी विदाई मत कराना। आर्यन चौंक गया। लेकिन उसने तो मुझे विदाई करने को कहा था। धर्मपाल ने कहा, यही तो इस हवेली का सबसे बड़ा झूठ है साहब। आर्यन ने डायरी के अगले पन्ने खोले। स्याही पुरानी थी लेकिन शब्द साफ थे। मेरा नाम मृणाली है, आज मेरी शादी है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना, मेरे साथ जो होने वाला है वो मौत से भी भयानक है। आर्यन आगे पढ़ ही रहा था कि अचानक डायरी के बाकी सभी पन्ने अपने आप तेजी से पलटने लगे। कमरे में तेज हवा चलने लगी और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति दिखाई दी, वो अभी भी जिंदा है। उसी क्षण ऊपर की मंजिल से किसी स्त्री की ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी कि पूरी हवेली कांप उठी। चीख अचानक हंसी में बदल गई, धीमी लेकिन लंबी, और अस्वाभाविक। धर्मपाल के चेहरे का तो मानो रंग ही उड़ गया। उसने कांपते हुए ऊपर की ओर देखा और फुसफुसाया, साहब वो नीचे आ रही है। और अगले ही पल सीढ़ियों पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों लाल जोड़े पहने दुल्हनें दिखाई देने लगी। सबका घूंघट झुका हुआ था, सबकी चाल एक जैसी और सब एक साथ आर्यन की ओर ही बढ़ रही थी। दर्जनों लाल जोड़े की सरसराहट पूरे गलियारे में गूंजने लगी। हर कदम एक साथ, हर पायल एक जैसी, हर दुल्हन का घूंघट बिल्कुल एक ही ऊंचाई तक झुका हुआ। आर्यन का गला सूख चुका था। उसने टॉर्च की रोशनी सामने डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उन दुल्हनों पर पड़ी, उनके चेहरे दिखाई नहीं दिए। घूंघट के भीतर घना अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें रोशनी भी खो जाती है। धर्मपाल घुटनों के पल बैठ गया। मत देखिए उनकी आंखों में, अगर उन्होंने घूंघट उठाया तो सब खत्म हो जाएगा साहब। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले सबसे आगे खड़ी दुल्हन ने अपना हाथ उठा लिया। उसकी हथेली पर गहरी मेहंदी थी, लेकिन मेहंदी के बीच में उभरा हुआ एक शब्द था, भागो। अगले ही पल पूरी कतार धुएं की तरह हवा में घुल हो गई। गलियारा फिर खाली था, सिर्फ टूटे झूमर की हल्की आवाज और दूर कहीं किसी के रोने की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थी। आर्यन और धर्मपाल पूजा कक्ष में लौटे। फर्श पर गिरी डायरी अब अपने आप खुल गई। इस बार पन्नों पर पहले से अलग लिखावट थी, मानो किसी ने अभी अभी नई स्याही से शब्द लिखे हों। आर्यन ने पढ़ना शुरू किया, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें भी बुला लिया। मेरा नाम मृणालिनी है, नहीं, मेरा नाम मृणालिनी नहीं, मेरा असली नाम वेद ही था। आर्यन चौंक गया। पहले पन्ने पर तो मृणाली लिखा था। धर्मपाल बोलता है, इस हवेली में नाम बदल जाते हैं, यादें बदल जाती हैं, लेकिन शाप नहीं बदलते। डायरी आगे बदलने लगी। इस हवेली में हर 30 साल बाद एक नई दुल्हन लाई जाती है। लोग सोचते थे कि उनकी शादी हो रही है, असल में उनका सौदा हो रहा था। आर्यन की आंखें फैल गईं।
लगभग 100 वर्ष पहले इस हवेली का मालिक था रुद्र प्रताप सिंह। धनवान, निर्दयी और अमर होने के जुनून में पागल। कहा जाता था कि उसने एक तांत्रिक से सौदा किया। तांत्रिक ने कहा भी, तुम्हारी उम्र तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हर 30 वर्ष में एक सुहागन अपनी विदाई से पहले इस हवेली में हमेशा के लिए रुक जाए। लेकिन शर्त ये थी, उस दुल्हन की मौत नहीं होनी चाहिए। वो जीवित रहे लेकिन दुनिया के लिए हमेशा गायब हो जाए। यही कारण था कि सरकारी रिकॉर्ड में वो कभी मृत घोषित नहीं हुई। उनके नाम जिंदा रहे थे लेकिन उनकी जिंदगी हवेली की दीवारों में कैद हो गई। आर्यन को अचानक तहखाने में मिली पहली खोपड़ी याद आती है। वो दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा, बक्सा खोलता है लेकिन खोपड़ी गायब थी। उसकी जगह एक पुरानी शादी की तस्वीर ने ले ली थी। तस्वीर में वही चेहरा था जो उसने स्केच में बनाया था। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी 18 जुलाई 1976 और नीचे एक नाम था, दुल्हन वेदही। आर्यन के हाथ कांपने लगे। आज की तारीख भी 18 जुलाई थी, ठीक 25 साल बाद। अचानक वो शहनाई बजने लगती है। बाहर से शहनाइयों की आवाज़ें आने लगती हैं, धीमी फिर तेज, फिर पूरे महल में गूंजती हुई। लेकिन बाहर तो घनघोर बारिश थी। शहनाई के साथ स्त्रियों का मंगल गीत भी सुनाई देने लगा। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांस थम गई क्योंकि हवेली के टूटे आंगन में सैकड़ों लोग खड़े थे, सभी सफ़ेद कपड़ों में, सबके चेहरे धुंधले और बीच में एक खाली खोपड़ी, एक खाली मंडप। उस मंडप में रखा था एक नया लाल जोड़ा। धर्मपाल फुसफुसाता है अपने मालिक के कान में, हर 25 साल बाद हवेली नई दुल्हन चुनती है, लेकिन इस बार वो दुल्हन कौन है? उसी क्षण आर्यन के मोबाइल पर नेटवर्क आ गए। एक संदेश आया। भेजने वाले का नाम नहीं था, सिर्फ लिखा था, बारात पहुंच चुकी है, दूल्हा तैयार है, अब सिर्फ दुल्हन की कमी है। आर्यन ने घबराकर मोबाइल नीचे गिरा दिया। हवेली का मुख्य दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर लाल सिंदूर हवा में उड़ने लगा। सीढ़ियों से वही दुल्हन उतर रही थी, धीरे, बहुत धीरे, बड़ी नज़ाकत के साथ। इस बार वो आर्यन से बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने कांपते हाथों से अपना घूंघट उठाना शुरू किया। आर्यन की आंखें बंद हो गईं, लेकिन तभी वही सफ़ेद, एक बेहद शांत आवाज़ आती है, डरो मत। आर्यन ने आंखें खोली। उसके सामने कोई भयानक चेहरा नहीं था, वो एक बेहद सुंदर युवती थी। चेहरे पर गहरी उदासी, आंखों में सदियों की थकान। उसने कहा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं मर ही नहीं सकती और यही मेरी सबसे बड़ी सज़ा है। आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले उसके पीछे खड़ी दीवार अचानक फटने लगी। दीवार के भीतर से सैकड़ों हाथ बाहर निकल आए। हर हाथ में टूटी हुई चूड़ियाँ थी। हर आवाज़ एक ही बात कह रही थी, हमें भी मुक्त करो। पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। फर्श में लंबी दरारें पड़ गईं और तभी वेदही ने आर्यन की ओर देखकर कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आज रात सूर्योदय से पहले उस कमरे तक पहुंचना होगा जहां कोई कभी जिंदा वापस नहीं आया। उसी क्षण महल के सबसे ऊपरी हिस्से में लोहे का एक विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके भीतर से किसी आदमी की भारी गूंजती हुई आवाज आई, आखिर नया मेहमान आ ही गया। ऊपरी मंजिल का खुला एक विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा। ऐसे लग रहा था मानो सदियों से बंद कोई तहखाना पहली बार खुला हो। पूरी हवेली की दीवारें कांप रही थी। छत से चूना गिरने लगा। लेकिन सबसे विचित्र बात, नीचे खड़ी वेदही बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखें उसी दरवाजे पर टिकी थी। आर्यन, उसने पहली बार उसका नाम लिया। आप जो देखोगे उसके बाद लौटना चाहो तो भी नहीं लौट पाओगे। आर्यन ने गहरी सांस ली। सच चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो,
मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। वेदेही की आंखों में वर्षों बाद उम्मीद की हल्की सी किरण दिखाई दी। दोनों टूटी हुई सीढ़ियों से ऊपर बढ़ने लगे। हर मंजिल पर अजीब चित्र बने थे। पहले चित्र में एक मुस्कुराती दुल्हन, दूसरे चित्र में वही दुल्हन उदास और तीसरे में वो बिना पल के झपकाए किसी अंधेरे कमरे की ओर देख रही थी। और आखिरी चित्र में जो अधूरा था उसमें दुल्हन का चेहरा ही नहीं बना था। नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगली दुल्हन। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे ये चित्र अभी पूरा होना बाकी है और किसी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो निषिद्ध कक्ष के सामने पहुंचते हैं, दरवाजे पर बने ताले अपने आप टूट कर नीचे गिर पड़े। दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर घना अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में सैकड़ों दीपक जल रहे थे। एक भी लौ नहीं हिल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा था, लगभग 10 फुट ऊंचा, काले फ्रेम वाला। उसका शीशा बिल्कुल साफ नहीं था, मानो भीतर धुआं तैर रहा हो। वेदही वहीं रुक गई। वेदही बोलती है, यहीं से सब शुरू हुआ था। ये दर्पण? उसने सिर हिलाया। ये दर्पण इंसान का चेहरा नहीं, उसकी किस्मत दिखाता है। आर्यन जैसे ही दर्पण के पास पहुंचा, उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया। उसकी जगह एक धूला दिखाई दिया। सिर पर सहरा, हाथ में तलवार, चेहरा पूरी तरह धुंधला। और उसके बगल में लाल जोड़े में खड़ी एक दुल्हन, जिसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। पहले वो वेदही थी, फिर दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, फिर चौथी लड़की, और अंत में वो चेहरा आर्यन ने पहचान लिया। वो उसकी छोटी बहन सृष्टि का चेहरा था। आर्यन पीछे हट गया। नहीं नहीं, ये असंभव है। दर्पण के भीतर से एक गूंजती आवाज आई, हर श्राप नई दुल्हन मांगता है। अचानक पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दर्पण की सतह पर दरारें बनने लगी। उन दरारों से लाल रंग का तरल रिसने लगा। वो खून नहीं था, लेकिन खून जैसा ही दिखाई देता। वेदई की आवाज कांपती हुई आती है, वो जाग गया। कौन? रुद्र प्रताप। अगले ही पल कमरे के कोने में रखी पुरानी राजगद्दी पर कोई आकृति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे धुएं से एक आदमी का शरीर बना। लंबा कद, सफेद शेरवानी, सिर पर राशि पकड़ी, लेकिन चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ काला अंधेरा था। उसने भारी आवाज में कहा, 50 वर्षों बाद आखिर कोई मेरे दरबार तक पहुंच ही आया। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछना चाहा, तू इंसान भी है या जानवर या भूत है? ऐसी हंसी हंसता है वो रुद्र प्रताप कि ना तो वो कोई जीवित व्यक्ति की थी, ना मृत। मैं उस वचन का परिणाम हूँ जो लालच में दिया गया था। रुद्र प्रताप ने अपना हाथ उठाया। कमरे की दीवारें पारदर्शिता होने लगी। आर्यन ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई, क्योंकि हवेली की हर दीवार के भीतर एक एक दुल्हन कैद थी। कोई रो रही थी, कोई प्रार्थना कर रही थी, कोई वर्षों से उसी मुद्रा में खड़ी थी, लेकिन सबकी आंखें खुली थी। वो मरी नहीं थी, सब जिंदा थी। वेदई ने धीरे से कहा, यही कारण है कि लोग कहते हैं दुल्हन कभी मरनी नहीं। रुद्र प्रताप ने गर्व से कहा, मौत दया है, मैंने इन्हें दया भी नहीं दी। आर्यन की मुट्ठियां भिज गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि ये लड़ाई किसी भूत से नहीं, बल्कि सदियों पुराने अभिशाप से है। और उसी क्षण दर्पण में से एक नया दरार उभरा। उस दरार से आती आवाज ने पूरे कमरे को हिला दिया, शाप टूट सकता है, लेकिन उसकी कीमत होगी। आर्यन ने दर्पण की ओर देखा। उस पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, एक जीवन सैकड़ों जीवनों के बदले। आर्यन समझ गया, अगर उसे वेदई और बाकी दुल्हनों को मुक्त करना है तो किसी एक को हमेशा के लिए उस हवेली का नया संरक्षक बनना होगा। उसने धीरे धीरे वेदई की ओर देखा और फिर रुद्र प्रताप की ओर। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक निर्णय था उसकी आंखों में। रुद्र प्रताप की बिना चेहरे वाली आकृति सिंहासन से उठी।
उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, फिर भी हर कदम के साथ पूरी हवेली कांप रही थी। दीवारों में कैद सैकड़ों दुल्हनों की चीखें एक साथ गूंजने लगी। वेदही ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। ध्यान से सुनो, इस शाप को कोई हथियार नहीं तोड़ सकता। तो फिर कैसे होगा वेदही? जिस दर्पण ने इस शाप को जन्म दिया है, उसी में इसका अंत हो सकता है, उसी में इसकी आत्मा कैद हो सकती है। रुद्र प्रताप हंसता है। हा 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 हा, सदियों में किसी ने भी उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं की। अचानक पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। दर्पण की सतह पर एक एक करके उन सभी दुल्हनों के चेहरे उभरने लगे। हर चेहरे दर्द से भरा हुआ था। आर्यन ने दर्पण की ओर देखा। उसने अपनी परछाई नहीं दिखाई दे रही थी। उसने अपने बचपन का एक दृश्य देखा। उसकी माँ, अपनी बहन दृष्टि, और फिर उन दोनों के पीछे लाल जोड़े में खड़ी वेदही, मानो वो वर्षों से उसके परिवार को देख रही हो। वेदही धीमे स्वर में बोलती है, मैंने तुम्हें नहीं चुना, किस्मत ने चुना है। कमरे के फर्श पर बने प्राचीन यंत्र अचानक चमकने लगे। उनसे धुएं का एक विशाल चक्र उठा। उस धुएं में एक बूढ़ा तांत्रिक दिखाई दिया। वो वही व्यक्ति था जिसने वर्षों पहले रुद्र प्रताप को अमरता का लालच दिया था। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंजती है। अमरता कभी वरदान नहीं होते, हर अमर आदमी अपने आप अनगिनत जीवन बांध लेता है। रुद्र प्रताप गरजता है, चुप कर तू। लेकिन अब देर हो चुकी थी। तांत्रिक की आत्मा ने सच बता दिया। रुद्र प्रताप कभी अमर हुआ ही नहीं। वो हर नई दुल्हन की जीवन शक्ति चुराकर अपनी चेतना को जीवित रखता था, और वही दर्पण उन सभी की आत्माओं का कारागार था। रुद्र प्रताप ने अपना हाथ उठाया। पूरे कक्ष में लोहे की जंजीरें हवा में लहरने लगी। वो बिजली की गति से आर्यन की ओर बढ़ी, लेकिन उसी क्षण दीवारों में कैद दुल्हनों ने पहली बार अपनी हथेलियां बाहर निकाली। उन्होंने उन जंजीरों को पकड़ लिया। उनकी चीखें अब डर नहीं थी, विरोध की थी। वेदही चिल्लाती है, अभी। आर्यन ने पास रखा भारी पीतल का दीप स्तंभ उठाया, पूरी ताकत से दर्पण पर दे मारा, और धड़ाम, दर्पण में पहली बार दरार पड़ी। पूरी हवेली हिल गई। रुद्र प्रताप पहली बार दर्द में चीखा, नहीं। दूसरा बार, तीसरा बार। आर्यन लगातार वार कर रहा, और चौथा बार के बाद और फिर पूरा दर्पण हजारों टुकड़ों में बिखर गया। जैसे ही दर्पण टूटा, हर टूटे हुए कांच से सफेद प्रकाश निकलने लगे। एक एक करके सभी दुल्हनों की आत्माएं प्रकाश में बदल गईं। उनके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी, और अब वो कैदी नहीं थी। वेदही ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में इस बार आंसू थे। 50 वर्षों में पहली बार मुझे सूर्योदय देखने का अवसर मिलेगा। धीरे धीरे उसका गला, उसका लाल जोड़ा सफेद प्रकाश में बदलने लगा। उसकी चूड़ियां टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी विदाई अब सच में हो गई। और वो प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। दर्पण टूटते ही रुद्र प्रताप का शरीर भी बिखरने लगा। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था, वहां से काला धुआं निकलने लगा। वो गुस्से में चीखा, शाप कभी खत्म नहीं होता, ये लौटेगा हर लालच के साथ। उसकी आवाज धीरे धीरे हवा में खो गई। अगले ही पल वो राख बनकर पूरे कमरे में बिखर गया। सिंहासन धूल में बदल गया। हवेली की दीवारों की दरारें भरने लगी। सदियों पुरानी बदबू गायब हो गई, और पहली बार उस हवेली में पक्षियों की आवाज सुनाई दी। सुबह की पहली किरण टूटी हुई खिड़कियों के भीतर आई। सरकारी टीम हवेली पहुंचती। उन्होंने देखा पूरी हवेली बदल चुकी थी। अब वहां न कोई अजीब ठंडक थी, न कोई पायल, न कोई लाल साया। तहखाने में मिली सभी अस्थियों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। सरकारी रिकॉर्ड में दशकों से लापता सभी महिलाओं को मृत घोषित कर उनके परिवारों को न्याय मिला। आर्यन ने कभी इस घटना के बारे में सार्वजनिक रूप से किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ अपनी रिपोर्ट में ये लिखा, ये मामला वैज्ञानिक व्याख्यान से परे है।
कुछ महीनों बाद हवेली को स्मारक बना दिया गया। लोग वहां आने जाने लगे, सब कुछ सामान्य था। लगभग 1 वर्ष बाद आर्यन अपने स्टूडियो में एक पुराने केस का स्केच बना रहा था। एक अज्ञात पार्सल आता उसके पास। वो पहले तो शॉक हो गया और फिर उसमें सैंडल का नाम देखने लगा, लेकिन उस पर नाम नहीं था, ना पता था। वो अंदर का लिफाफा खोलता है और देखता है अंदर एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। उसमें केवल 3 चीजें थी, लाल कांच की टूटी हुई चूड़ी, एक पुरानी शादी की तस्वीर और एक पत्र। पत्र पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, हर श्राप का एक प्रतिबिंब होता है। तुमने दर्पण तोड़ दिया, प्रतिबिंब थोड़ी तोड़ा है। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसी क्षण उसके सामने रखा गया स्केच अपने आप बदलने लगा। धीरे धीरे उस कागज पर एक लाल घूंघट वाली दुल्हन का चेहरा उभर आया, लेकिन इस बार वो वेदई नहीं थी। वो कोई बिल्कुल नई लड़की थी जिसे आर्यन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और कागज के नीचे अपने आप शब्द निकलने लगे, अगली विदाई जल्द होगी। उसी समय कमरे में कहीं से बहुत धीमी चूड़ियों की आवाजें आने लगी। आर्यन ने पलट कर देखा, दरवाजे पर सिर्फ एक पल के लिए लाल जोड़े में एक दुल्हन खड़ी मुस्कुरा रही थी और फिर वो हवा में लुप्त हो गई। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती दर्शकों, वो बस अपना घर बदल लेती हैं। और अगर किसी रात आपको कहीं से पायल की आवाज़ सुनाई देना या कोई अनजान दुल्हन धीमी आवाज़ में कहे मेरी विदाई करो, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, हो सकता है वो मर चुकी हो या शायद कभी मरी ही ना हो। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाय गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी और स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।